गया और उनसे समझते हैं कि आज वो किन ट्रिगर्स पर नजर बनाया हुआ है। गुड मॉर्निंग निकुंज, सारे फैक्टर्स ग्लोबली भी कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ब्रेंट की आप हर बार बात करते हैं, ब्रेंट तो अब 6 मंथ्स के लोअर लेवल्स पर, इनफैक्ट प्री वॉर लेवल्स पर हम आ गए हैं। नैस्डैक में एक अच्छा रीबाउंस दिख रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, आरबीआई की पॉलिसी का रेट हाइक का बहुत हद तक बाजार क्या फैक्टर इन कर चुका है। आप कैसे देख रहे हैं पूरा ट्रेड सेटअप इस वक्त? प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। जो यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ग्लोबली बढ़ा रहे हैं राइट प्राइसेस। प्राइसेस मतलब मैं स्टॉक अंडरलाइंग स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, मैं ब्याज दर की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइसेस डोंट कम टुगेदर एंड गुड न्यूज़ एंड बैड प्राइसेस ऑलवेज कम टुगेदर। सवाल ये पूछना है कि अगर खबर अच्छी है, माहौल अच्छा है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, तो क्या प्राइसेस अच्छे हैं? सिलेक्टिवली बहुत अच्छे हैं। ओके, बिकॉज इस समय मार्केट में चर्न आ रहा है जो हमें समझना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो क्रूड जो है, आपने सही बात पकड़ी एकदम कि क्रूड प्री वॉर लेवल पर आ चुका है, वीट प्री वॉर लेवल पर आ चुका है। इन दो कमोडिटीज़ को मैं हमेशा देखता हूँ बिकॉज इन दो कमोडिटीज़ का यूक्रेन से सीधा संपर्क है। तो यह दोनों कमोडिटीज़ प्री वॉर लेवल्स पे आ चुकी हैं, विच मीन्स दैट मार्केट्स आर नॉट वरीड अबाउट सप्लाई, मार्केट्स आर नॉट वरीड अबाउट डिमांड। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वॉर की वजह की क्रूड नीचे आ चुका है, वीट नीचे आ चुका है, मगर क्या मार्केट इस समय इस बात को भी लेकर के थोड़ा चिंतित है कि आने वाले समय में रिसेशन आ सकता है? तो एक मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे क्यों आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर द फियर ऑफ इन्फ्लेशन डोमिनेटेड अस, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर द फियर ऑफ रिसेशन विल हॉन्ट अस। अब बात करते हैं मार्केट की, क्या लग रहा है? देखिए, मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस समय आपको बिकवाली करने की बहुत ज़्यादा डेस्परेशन करनी चाहिए, मतलब डोंट बी इन हरी टू सेल, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर जो टेक्निकल्स हैं उसमें फ्लोज अच्छे लग रहे हैं, फोमो फीलिंग है, एफआई वापस आ चुके हैं और अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं आई है। मार्केट्स पिकआउट जब होगा जब इन 4-5 फैक्टर्स को जो मैंने मेंशन करा उनमें से कोई भी फैक्टर मूव करता है हमारे अगेंस्ट में। अभी सारे फैक्टर्स ठीक हैं, मगर निफ्टी को बुलजाय मत बनाइए, निफ्टी को बुलजाय मत बनाइए, क्योंकि निफ्टी के अंदर मुझे लगता है जो शार्प बड़ा मूव आना था वो आ चुका है। मगर मार्केट के अंदर इस समय देखिए जी, स्टॉक पिकिंग के लिए तो दिवाली चल रही है, दिवाली जैसा माहौल है। अगर आप ऑटो एंसिलरी ले रहे हैं उसमें कमाल हो रहा है, अगर आप मिड टियर बैंक्स देख रहे हैं उसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप सिक्लिकल्स की बात करें, इंडस्ट्रियल्स की बात करें, उनके अंदर अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट चर्न हो चुका है, यह इंडोर्स करना पड़ेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। निकुंज, मैं आपसे एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा जो शायद लास्ट कुछ दिनों में बात नहीं करें, लेकिन कल अच्छा मूव देखा, सिंक्रोनाइज मूव, वो फार्मा स्पेस है और उसमें लुपिन इन पर्टिकुलर ने लीड की ज़बरदस्त रिकवरी। आपने कुछ सालों पहले तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते थे लुपिन, बट वो साइडवेज चला गया, काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी की। अब जो है कल कमेंट्री में कुछ आपको पसंद आया क्या उनकी कमेंट्री में, या फार्मा में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है या सिर्फ ट्रेडिंग बाउंस है? फार्मा को इस समय मैं बोलूँगा कि फार्मा शुड नॉट बी एन ओवरवेट पोजीशन। Just because stock prices have come down, that does not mean they are good stocks to buy. And just because stock prices have gone up, that does not mean the sector is not good for investing, right? ऑटो के स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं, मगर क्या ऑटो स्टॉक्स में अभी भी पैसा बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है, मगर सिर्फ क्योंकि फार्मा शेयर नीचे आ चुके हैं, मार्केट ऊपर जा चुका है, ऐसे सेक्टर को पकड़ लीजिए जिसके अंदर गिरावट, जिसके अंदर अभी भी मूवमेंट नहीं आया, आई थिंक वो एक गलत रणनीति रहेगी। फार्मा को लेकर के बुनियादी तौर पर 2 या 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। नंबर 1, फार्मा की जो री रेटिंग हुई थी कोविड के बाद, वही अब वहाँ पर एक प्रकार की डी रेटिंग हो रही है। दूसरा, यूएस जेनेरिक में अभी भी प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है जो हमें लग रहा था ठीक हो जाएगा। तीसरा, यूएस एफडीए की काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑडिट्स आ रही हैं जहाँ पे इंडियन कंपनीज को एक एडवांटेज मिला था कोविड के समय में, चलिए जी सब चल रहा था, वहाँ लेकर के चिंता है। तो यूएस बेस्ड फार्मा कंपनीज विद द एक्सेप्शन ऑफ सन फार्मा अवॉइड करिए। डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में फिर भी आउट परफॉर्मेंस का स्कोप लगता है, और छोटे पॉकेट में सिर्फ एपी है, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। लार्ज कैप फार्मा में सन फार्मा, इंडियन बिजनेस में सिप्ला, एपीआई की बेट कुछ हद तक रिवीज हो सकती है, और इसके अलावा मेरे हिसाब से फार्मा में अभी अवॉइड करना चाहिए। राइट, ये हम कल डिस्कस भी कर रहे थे इनफैक्ट फार्मा स्पेस पे।
निकुंज, गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? कल एक के बाद एक जिस तरह से कमेंट आ रहे थे, डाबर के आए, ब्रिटानिया के कौन कॉल के आए, महंगाई को एक बड़ा कंसर्न बता रहे हैं, मार्जिन में सबके प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो एक कमेंट्री को आपने कैसे वॉच किया और आगे किस तरह की चाल रह सकती है एफएमसीजी कंपनियों की? देखिए, अब एफएमसीजी स्टॉक्स के कुछ ग्राफ्स देखते हैं। ब्रिटानिया का 2 महीने का ग्राफ, HUL का 2 महीने का ग्राफ, एशियन पेंट्स का 2 महीने का ग्राफ, या फिर डाबर का 6-8 हफ्तों का ग्राफ, ये देखते हैं फिर हम बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिटानिया का जो शेयर था पिछले 1 महीने के अंदर या पिछले 2 महीने के अंदर, प्रोड्यूसर साहब फायर करें प्लीज़। ये कल का इंट्राडे ग्राफ लग रहा है, तो जी हाँ, ये तो कल का इंट्राडे ग्राफ है। आज थोड़ा समय लग रहा है, माफ़ी चाहूँगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब आज थोड़ा ब्रिटानिया सुस्त हैं, या फिर आज ब्रिटानिया के बिस्किट के साथ चाय पिलानी पड़ेगी लग रहा जी है, हाँ, तभी नींद सुबह हटेगी। देखिए जी, 1 महीने के अंदर ब्रिटानिया का जो स्टॉक है फ्लैट है, नेस्ले का जो शेयर है वह भी फ्लैट है, एशियन पेंट्स का जो शेयर है उसके अंदर हम देख चुके हैं कि एडजस्टमेंट हो चुका है। तो ये पॉइंट में यहाँ पर ब्रिटानिया पे भी हम अटक गए हैं। एशियन पेंट्स आप देखिए, तो इन स्टॉक्स के अंदर, इस पूरे मार्केट के अंदर कोई बहुत रुख नहीं है। अच्छा, मार्केट में 10-11% की आपको गिरावट का उछाल देखने को मिला है। उसके बावजूद एफएमसीजी के अंदर कोई खास, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। यह शेयर महंगे हैं, इन शेयर्स के अंदर अभी वॉल्यूम कंसर्न्स रहेंगी। दे शुड बी पार्ट ऑफ 3-year plus पोर्टफोलियो, बट दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर 3-month पोर्टफोलियो। राइट। निकुंज, आपको जाने दें, हम इससे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। आप मिड टीयर बैंक्स और मिड टीयर बैंक्स पे आप नजर रखें लास्ट 3-4 दिन से। आज आरबीआई पॉलिसी भी है, अगर बहुत ज्यादा हॉकिश टाइप की कमेंट्री नहीं आती, बहुत डराने वाली, थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड आती है, तो क्या वहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस का केस बन रहा है पीएसयू बैंक में यहाँ से भी, या मिड टीयर बैंक्स में यहाँ से भी? देखिए अजय, शक्तिकांत दास को जो हमने देखा, हमने समझा, वो एक ग्रोथ डोमिनेटेड आरबीआई गवर्नर है। कोविड में उन्होंने इन्फ्लेशन को इग्नोर करा और ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करा। आज उनके पास मौका है बोलने के लिए कि भी कमोडिटी को लेकर के जो हमने बोला था ऐसा हो रहा है, हमने बोला था सही आज आरबीआई गवर्नर साहब कर सकते आएगी, तो आज उनको एक मौका मिल रहा है और आई थिंक उस मौके का वो फायदा जरूर उठाएंगे। मैंने तो बोला ही था। ठीक है। दूसरा, एक बात बहुत अच्छी तरह से और मेरे हिसाब से प्रकट होकर के आ रही है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन का रुख अलग है, इंडिया की इन्फ्लेशन का रुख अलग है। तो जो यूके के सेंट्रल बैंकर ने जो कल करा है, हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंकर को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑल ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स आर एक्टिंग, जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्ट करेगा। 70% रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और 70 बिप्स से रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि अंडरलाइन कमेंट्री जो रहेगी वह आज बुलिश रहेगी। बिल्कुल, तो बुलिश कमेंट्री रहेगी और उस पर नजर भी रहेगी कि किस तरह की, और वैसे उसी पर बाजार बहुत हद तक आई करके बैठा हुआ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी, सारे सवालों के जवाब देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स व्यूअर के साथ एक बार फिर से। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी निकुंज जी, आज आरबीआई गवर्नर साहब के पास मौका है वो यूज करने का, बाजार का टर्म मैंने तो बोला ही था।